बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडॉक जजेस की तैनाती हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, कुछ बार कौंसल्स भी मुखालफत कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इतलात आ रही है कि जजेस की तैनाती इसलिए हुई कि जो मुकदमात की सुनवाई में जो खला पैदा होता था उसे किसी तरीके से पुर किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रास्ता रोकेगी, क्या करेगी, आइनी रास्ता, कानूनी रास्ता उसके पास क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत अहम एलामिया सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल करने के दौरान कहीं पर भी कोई शुबा आता है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कितने अरसे में मामला होगा, कैसे होगा, उस पर भी बात करेंगे। आइनी और कानूनी माहिरीन से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब की तरफ चलने से पहले मरियम नवाज साहबा का एक क्लिप है, वो सुनते हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ा खास जुमला कहा है कि फैसले ज़मीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। ज़रा सुनवाइएगा क्या कहा है उन्होंने। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको। 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर कानूनदान भी है, साबिक़ गवर्नर भी है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन एडहॉक जजेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिर शुबा क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर जो है वो फैसले करने के लिए कुछ जजेस दरकार हैं, एडहॉक बेसिस पे उनको लाया जा रहा है फौरी तौर पे, तो मसला कहाँ पर है? देखें, एक तो आप ज़रा वक्त को देखें कि किस वक्त इनको तैनात किया जा रहा है। एक दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 182 के मुताबिक सिर्फ जब कोरम पूरा ना हो तो कोरम को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पर एडहॉक जजेस को उस मुख्तसर मुद्दत या म्याद के लिए लगाया जा सकता है। अब इसमें तो कोरम भाई 17 के 17 जजेस जो है कानून के मुताबिक पूरे हो चुके, और फिर जो वैसे भी जब 65 साल आपने आइन में उम्र रख दी है तो ये 65 साल के बाद इनको जो है रखा गया है, तो फिर सारों को ही फिर क्यों आप तशखीस और तमीज़ करते हैं? फिर बाकियों को भी जो है 65 साल के आगे चलने दें, फिर 66, 67, 68, 69, 70। देखें, बदनीयती पर जो बात मबनी हो, बदनीयती पर कि आपकी एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 13 रुकनी बेंच ने, जिसमें से 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी, एक जमात है और जमात रहेगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस जो सिंबल वाले निशान का फैसला था उसकी गलत तशरीह करते हुए और आइन मावरा आइन के खिलाफ इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे उनको आज़ाद छोड़कर बखेर दिया हवा में, और उनको जो है वो हक अवाम का जो था वो उन्होंने गस्ब किया। जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है वो ना तो आवाम को वो चॉइस जो उन्होंने करना थी दी गई, ना आइन की जो है पासदारी की गई, पामाली की गई, और रियासत को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा। आज जो खोसा साहब लेकिन एक मसला ये है, आपने एक जुमला कहा कि बदनीयती है। खोसा साहब, जब हमारे हक में फैसला नहीं आता, हमारे कि किसी पार्टी के हक में फैसला नहीं आता, तो वो कोर्ट की नीयत के ऊपर शक करता है। अगर जो है वो पार्टी के हक में फैसला आ जाए तो फिर अदालतें ठीक हो जाती हैं। अब एक चीज़ को पेशबंदी करना कि जी ऐसा हो जाएगा अगर कोरम पूरा हो गया तो ये केस वहाँ पर ना चला जाए, या जो है वो एडहॉक जजेस आ गए तो फिर ये हो जाएगा, इस तरह तो खोसा साहब फिर मेरिट्स तो कहीं और चले गए ना। नहीं, तो मैंने तो अदालती फैसले की बात ही नहीं की है भाई। ये अदालती तो मामला नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव मामला है। सर, हालात के हिसाब से जस्टिस को किसने अख्तियार दिया है? ओ भाई, किस हालात की बात कर रहे हो? अब जब 17 कानून के मुताबिक परमानेंट जजेस की तादाद मुकम्मल हो गई तो 26 जजेस जो है लाहौर हाई कोर्ट में 26 जजेस कम हैं, 26 जजेस। वहां तो ख्याल नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस को कि सिंध में जो है, सिंध हाई कोर्ट के जो है जजेस की जरा तादाद देख लें कितने कम है, KPK के कितने कम है, बलोचिस्तान के कितने कम है। वहाँ तो लाखों जो है मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। वहाँ का तो काजी उल कुज़ाक को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई ख्याल नहीं आया। 2 महीने यहाँ छुट्टियाँ कर दी हैं
15 सितंबर को खुलेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर इतना ही काम बढ़ गया है तो खुदा का खौफ करें, छुट्टियां क्यों करते हैं 2 महीने, और फिर 1.5 घंटा सुबह करते हैं और 1.5 घंटा 3 घंटे सिर्फ 5 दिनों में भी सिर्फ 3 घंटे पर यौमिया काम करती है सुप्रीम कोर्ट। तो भाई अपना जो है वो वक्त बढ़ा दो। क्यों आप जो है अजियत कौम और मुल्क को देते हो? क्यों इनके ऊपर आप खर्चा, एक एक जज का करोड़ रुपया जो है खर्चा पड़ता है। उनका ड्राइवर है, उनका नौकर है, उनका पीए है, उनका सेक्रेटरी है, उसकी जो है एक जफर मौज जो गार्ड उसके साथ चलती है, घर मुफ्त मिलता है, पेट्रोल मुफ्त है, पंखा मुफ्त है, यानी बिजली मुफ्त है, गैस मुफ्त है, उसकी ट्रैवलिंग मुफ्त है, उसके बच्चों के मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। ये क्यों कौम इस अजियत और कर्ब में आप गुजारते हो जो पहले ही फाकों पर आई हुई है कौम? ये अय्याशी देखें, ये बदनीयती है। और ये काजी फायद ईसा साहब जो है सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत जो है वो बौखला गई है इस फैसले से जो मखसूस नशिस्तों के बारे में दिया गया है, और इन्होंने 4 जजेस कोशिश की थी, आज तक नहीं हुआ कि 4 जजेस की तजवीज़ की गई हो। ये तो वो गैरतमंद जज थे जिन्होंने जो है इनकार कर दिया, कि उन्होंने कहा कि ये बदनीयती पर मबनी, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने इनकार कर दिया। दोनों सिंध से थे। माशाअल्लाह हमारे पंजाब को तो बड़ा ये शर्फ हासिल है ना कि यहाँ तो आप जो माशाअल्लाह आप कर लेते हैं। अच्छा खोसा साहब, अब आप लोग अगर ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। खोसा साहब, अगर आप लोग अब मुखालफत करेंगे तो क्या उसमें कोई कानूनी रास्ता भी है इन जजेस के हवाले से आपके पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, या जो है वो एक सियासी मुखालफत होगी और ये फिर जारी रहेगी? यार किस चीज की सियासत, क्यों घुसेड़ रहे हो बीच में सियासत? ये असूल की बात है। मुझे बताएं कि कभी एडहॉकिज्म, कभी जो है ये एडहॉकिज्म किसी सिलसिले में, किसी शोबे में ये काबिल बर्दाश्त, काबिल कबूल है जब आपके पास मुस्तकिल लोग मौजूद हैं? एडहॉकिज्म किसी शक्ल में, किसी इदारे में, किसी दफ्तर में, किसी महकमे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जितनी सरासीमगी और जितना मायूसी फैलाती है उस इदारे को कमज़ोर करती है, माफ़ कीजिएगा। और फिर देखें कि जो शख्स एक्टिंग चीफ जस्टिस रहा हो, जो सीनियर मोस्ट जज हो, अब आपको पता है वो 18वें नंबर पर बैठेगा, जूनियर तरीन जज हो जाएगा, उनका जिन सबका सीनियर था। यार कोई मुझे नहीं समझ आती है कि किस हद तक हम गिर जाते हैं। लेकिन खोसा साहब क्या होगा, तहरीक इंसाफ सीनियर मोस्ट था, तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता है कि कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज करे? नहीं, हमारा क्या है भाई, ये कौम इसका जो है नुकसान होगा, इसका इदारे को नुकसान होगा, इसका मुल्क को नुकसान होगा, इसका अवाम बेचारी जो कसम पुरसी के आलम में अपने जो है खून पसीने की कमाई से, टैक्सों से इनको तनख्वाह देती है, ये अवाम पर बोझ पड़ेगा। ये तो जुल्म होगा पाकिस्तान की अवाम के साथ, जुल्म होगा पाकिस्तान की रियासत के साथ, जुल्म होगा इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ जो पहले ही एक मुआशी बहरान का शिकार है। क्या है, अगर इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? आगे मशरकी पाकिस्तान को जिस तरह हमने तोड़ा था, हमने कोई माना था कि जो है हम कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें, अवाम की उमंगों के मुताबिक चलें, ख्वाहिशात के मुताबिक चलें? हमने अपनी इना और ज़िद को हमने जो है उस पर सबकत दी। हमने कहा फातिमा जिन्ना गद्दार है और फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान नहीं इकट्ठे चल सकते। हमने कहा बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, बेनज़ीर और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा नवाज शरीफ जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा अब इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। यार बस कर दो ये खेल तमाशा, किसी को हक नहीं है कोई गद्दारी के और कोई जो है हुब्बुल वतनी के फतवे दे। और जिस तरह से ये जो है काम चलाए जा रहे हैं, इस तरह से रियासतें नहीं चला करती, ना मुल्क चला करते हैं। और बदकिस्मती है कि जो है कुफ्र की रियासत चलती है, बेइंसाफी की और जुल्म की रियासत नहीं चल सकती। अच्छा खोसा साहब, अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जी फैसले को तस्लीम करने का फैसला किया है। पहले तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ये इख्तियार भी मौजूद था कि वो फैसले को तस्लीम ना करते, नंबर 1, या उसमें कोई कानूनी लकूना निकालते, नंबर 2?
नंबर 3 उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर कोई शुबा रह जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो क्या इसमें ताख़ीर का अंसर भी जो है वो बीच में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जवाब दे? साथ ही उन्होंने चौथी चीज़ ये कही है कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, हमें इस्तीफ़े का जो मुतालबा किया जा रहा है वो गलत है, हमने कहीं पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। फिर उन्होंने तो उसकी तफसीलात दी हैं। अब ये 4 पॉइंट्स कानूनी मामलात के मैंने आपके सामने रखे हैं, अब इसको ज़रा एड्रेस कीजिएगा सर। एक बात तो ये है कि आज शायद आपने सुना नहीं है, इलेक्शन कमीशन की आज नशिस्त के बाद उन्होंने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनोन मानेंगे, तस्लीम करेंगे। सो उन्होंने ये बात ये कह दिया है हतमी तौर पर। और वैसे भी आर्टिकल 189, 189 और 190 में ये वाजिब और लाजिम है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा चॉइस, कोई ऐसा अख्तियार नहीं था कि वो उसमें जो है कहते कि जी हमने तो कोई गलती नहीं की है, हमने तो कोई आइन शिकनी नहीं की है, हमने तो कोई सुप्रीम कोर्ट की जो है फैसले की तशरीह ही नहीं की है। जाहिर है आप चोर को सज़ा करते हैं, वो कहता है कि मैंने चोरी किया, आप कातिल को सज़ा करते हैं, वो कहता है मैंने मानता है कि कत्ल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो जो मर्जी अपनी तौज़ीहें और तशरीहें देते रहें, तारीख का हिस्सा बन गया है। हम इनको और कौम इनको और मुल्क इनको बिल्कुल इस कटहरे में लेकर आएगा कि इन्होंने आइन शिकनी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राजा सिकंदर साहब और उनके जो चारों हैं उनको आर्टिकल 6 में उनको सजाए मौत होनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने आइन शिकनी की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने जो है हमें आज़ाद बखेर कर फेंक दिया, जिसका आज फसाद सारा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो खोसा साहब, आप आर्टिकल 6 उन पे लगाने की बात करते हैं कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, मौजूदा रजीम का साथ दिया, वो आपके खिलाफ करते हैं, तो सर सिलसिला तो आप भी नहीं रोक रहे ना कहीं? नहीं, वो कहते रहे भला, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया है, ये तो चले हमारा तो फतवा छोड़ दें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। और इनमें से 13 में से 11 जजेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह गलत की, और ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है, और उनके उम्मीदवारों को आज़ाद नहीं बखेरा जा सकता था, फेंका जाता था। ये 13 में से 11 जजेस ने कहा है, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, चाहे बड़ा भले कहते रहे, जो मर्जी कहते रहे। खोसा साहब, आसिफ जो वज़ीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उनका एक इंटरव्यू है, उसके ऊपर बड़ा शोर मच रहा है। उन्होंने कहा कि जी ऐसा हो सकता है कि 18 माह में हुकूमत ख़त्म हो, क्योंकि ख़तरा एक मौजूद है, बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप का हिस्सा बने। और साथ साथ उन्होंने एक जुमला और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन का भी ख़तरा है। तो अब इन दोनों चीज़ों का क्या रिस्पॉन्स बनेगा तहरीक इंसाफ की तरफ से और एक कानूनदान की तरफ से? देखिए, एक तो ख्वाजा आसिफ की बात ना करें, जो शख्स बुरी तरह रेहाना डार से हारा हुआ है, उसको फॉर्म 47 की पैदावार होकर एक गासिब जो है, गासिब डकैत है, जिसने अवाम के जो है मैंडेट पर डाका मारा है, आप उसकी बात मुझे कन्फ्रंट करा रहे हैं। मैं इलेक्शन जीता हुआ हूँ। सर, इलेक्शन ऑडिट की बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन ऑडिट का कोई खतरा है क्या कोई अक्टूबर नवंबर में? हम तो कहते हैं इलेक्शन ऑडिट कीजिएगा, हम तो कहते हैं कि 100 हमारी नशिस्त जो इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हमसे छीनी है, वो ऑडिट में वापस आ जाए हमें। तो हम तो तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। क्या तरीक़ेकार इसका हो सकता है? देखिए, तरीक़ेकार क्या हो सकता है इसका तो बड़ा सादा सा तरीक़ाकार है। एक तो फॉर्म 45 हमारे पास ही सिर्फ नहीं है, हमारे कोई 30 के करीब सियासी जमातें या आज़ाद उम्मीदवार थे, सभी के पास फॉर्म 47 में वही नतीजा है जो हमारे पास है, सिवाय एक हुकूमती जिसको इन्होंने फॉर्म 47 के। दूसरी बात यह है कि ये EMS, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐप दी गई थी सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, और उन्हें एक ऐप इलेक्शन कमीशन की दी गई थी कि आप हमें सीधा जो है काउंट के बाद, गिनती के बाद
इस ऐप पर हमें भेज दें, ख़ास सिस्टम हो या ना हो हमारे पास पहुंच जाएगा, बिजली हो या ना हो वो सिस्टम पहुंच जाएगा। वो अगर ये उसको यानी मिटाएं भी, उसको डिलीट भी करें तो भी वो स्टोरेज में चला जाता है। वो 5 मिनट की बात है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर उस ऐप पर जाएं और उसका जो सेल नंबर था जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का लेकर उसको ऐप दी हुई थी, वो ऐप से ले लें, वो फॉर्म 45 वाला, और वो नतीजा एक ही होगा। और इसलिए जो फॉर्म 47 के जो इन्होंने बेईमानी की है उनको अंदर होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों को बशमूल नवाज शरीफ, बशमूल जो है अपना वज़ीर आज़म माशाल्लाह शहबाज शरीफ, बशमूल आपके ख्वाजा आसिफ, बशमूल आपकी वज़ीर आला मरियम बीबी, इनको जेलों में होना चाहिए, क्योंकि अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर आप का हुक्मरानी का जो है हक अदा नहीं कर सकते। आप अवाम की जो हक के हुक्मरानी पर आप डाका नहीं डाल सकते, और रियासत को आपने जो है ये नुकसान पहुंचाया है, आइन की आपने नफ़ी की है। तो ये तो आप देखें जिस वक्त भी होगा तो ये तो 2 + 2 4 वाली बात है। और बाकी ख्वाजा आसिफ का ये कहना, या फिच की जो रिपोर्ट है कि जी 18 महीने ये हुकूमत चलेगी और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स आएंगे, ओ भाई टेक्नोक्रेट किस सिलसिले में कैसे आएंगे? क्या आइन में उसकी कोई गुंजाइश है? आइन में तो उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। मार्शल लॉ लगा दें तो मार्शल लॉ तो फिर जो लगाता है, आपको पता है जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह उसे सजाए मौत होती है आर्टिकल 6 में। जो भी आइन को जो है सबरोगेट या एब्रोगेट करेगा या सबवर्शन करेगा या मुअत्तल भी करेगा आइन को, उसको भी सजाए मौत जो आइन में दी गई है आर्टिकल 6 में। और एक ही जुर्म है जो आइन में दिया गया है जिसकी सजाए मौत है, क्योंकि वो अवाम के साथ आप खिलवाड़, रियासत के साथ आप खिलवाड़, आइन को आप जो है मुनहदम नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानून दान भी हैं, कानून साज भी हैं, और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान साहब ने। कामरान साहब आप ही फरमाइएगा, एडॉक जजेस पे तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है। मेरे साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी इसके पीछे नीयत का और जो है वो मामलात का और वक्त जो चुना गया इसके लिए वो बड़ा जो है वो तशवीशनाक है, और उसके ऊपर जो है वो एक डाउट का उन्होंने इज़हार किया। सर आप क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ का इस हवाले से शक करना, ये सोचना कि जी ये कोई इंसाफ का कत्ल करने के लिए ये काम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर जहाँ से रिलीफ मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो जो है वो शक करना, इस तरह का मामला है या कोई आईनी कानूनी बात भी है इस हवाले से? देखिए इसके कई पहलू हो सकते हैं, कई पहलुओं से इसको सोचा जा सकता है। इसकी जहतें हैं, एक जहत तो ये है कि मामला कानूनी और आईनी है, इस पर कोई शक नहीं है। ये हक जो है वो दस्तूर में एडहॉक जजेस वाला मामला है। मगर इसके साथ एक और बात है, दूसरी बात जब इसके साथ मिला के आप देखेंगे तो फिर आप कई महीनों से 13 जजों के साथ काम कर रहे थे। 17 जजों की जो है ना रेगुलर पोस्टें हैं, आप 4 पोस्टें जो है ना आपने कम की हुई थी, और वो आप भरने से कासिर थे। तो ये यकीनन जो है ना एक ख़तरनाक बात हो जाती है कि जब आप रेगुलर पोस्टें जो है ना वो भरने में इतना वक्त लेते हैं और उसके बाद इमीडिएटली जब, हालांकि वो भी जिस तरह से भरी गई उस पर भी डिस्प्यूट है, उसके ऊपर भी ये है कि जी आपने जो है ना वो सीनियर को छोड़ के जूनियर्स को वो किया है और अपनी जजमेंट्स को वायलेट किया है। फिर एक और बात है, आजकल हम आ गए छुट्टियों में, 15 जुलाई से हम छुट्टियों पे हैं। चीफ साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी और उससे पहले कोई 10-11 सितंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। तो जब सारे जजेस मोहतरम छुट्टियों पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट बंद है और उसमें आप 4 जजों का इजाफा कर रहे हैं, वो भी 3 साल के लिए, जब आपकी अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है ना वो एक सर्टन पीरियड के लिए। फिर यहाँ पे जो है ना फिर तीसरा हुकूमत जो वो मुख्तलिफ जो है ना वो शहादत फरमा देती है गैर ज़रूरी तौर पर। एक तरफ उन्होंने कहा कि जी एक पार्टी पे पाबंदी लगनी है, 7 आर्टिकल 6 भी सुना दिया, तो दूसरे जो है ना वो तो फिर उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि ये जो सारी जो मेला आपने सजाया हमारी चादर चोरी करने के लिए जो सजाया हुआ है। तो ये इस तरह से ठीक नहीं है।
ठीक ये है कि इस वक्त आप सारे और हम सारे दस्तूर को पकड़ के आगे चलें, वरना जो है ना हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, और ये इससे भी बड़े नुकसान आगे मुतवक्को हैं और उसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप सिर्फ दुआओं पे नहीं रोक सकते, उसके साथ दवा भी चाहिए, और दवा हम नहीं करते, हम कहते नहीं दुआ पे शायद हो जाएगी, और नीयत हमारी वो यही होती है कि वो या अल्लाह वही कर जो हमारे फ़ायदे में है, बाकी जो है ना वो सबके फ़ायदे में वो ना करना। सर, आईनी मेल्ट डाउन की बात की है गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने, इससे मुराद आप क्या लेते हैं, और ये क्या ऐसी चीज़ नज़र आ रही है आपको जिसके नतीजे में ख्वाजा आसिफ साहब को ये दावा करना पड़ा, हालांकि वो तो हुकूमत में वो जब अगर मेरे से चले जाए कोई चीज़, अगर आप मुझसे ले लें तो फिर जो है ना फिर तो उसके बाद तो कुछ भी अच्छा नहीं है ना, और अगर मेरे पास रहे तो फिर सब अच्छा है। हम दूसरों को यही कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में धांधली का मामला था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट भी मानती है शायद, अब ये भी जो है ना वो बात होती रही, उसके बाद 2024 का वो कहते हैं नहीं इसको तो ठीक कर लेते हैं, वो 18 वाले भी यही कहते थे, 24 वाले भी यही कहते हैं कि वो ये वाला जो है ना इसको छोड़ दें, आगे की बात करते हैं, बस मतलब ये वक्त हमें गुजार लेने दो। तो अगर ये गलत है तो फिर गलत है, अगर गलत नहीं है तो फिर नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। और ये मामला जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ से ठीक हो सकता है, आपके जायज़ होने या नाजायज़ होने का अगर फ़ैसला हो जाए। देखिए, मुझे अगर कोई कहे कि जी आप इस कुर्सी पे नाजायज़ बैठे हो, मैं उनको कहूँ नहीं भाई मैं अपने घर में बैठा हूँ, कोई नाजायज़ नहीं हूँ, और ये मेरे पास सबूत है, या सबूत आप किस तरह का मांगते हो, सबूत आपको दे देते हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी। वो लोग भी कहेंगे नहीं यार ये तो फजूल बातें कर रहे, इस पर इल्ज़ामात लग रहे थे। अब अगर इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, आप कहेंगे जी हाँ कौन सा हल्का खुलवाना है, ऑडिट करने का कौन सा तरीका है, आओ बैठो हमारे साथ तय करो, ये 10 20 50 हल्के खोलते हैं, ठक ठक करके मामला सारा ख़त्म करते हैं अगले 1 महीने में, तो बात तो आपको एक जायज़ होने का सबूत मिल जाएगा। आप उसके बाद मज़े से 5 साल हुकूमत करिए, हम आपकी गलतियों की निशानदेही करते रहेंगे अपोजिशन में बैठ के, फिर तो कोई डिस्प्यूट इलेक्शन के हवाले से नहीं होगा, आपके जायज़ नाजायज़ होने के हवाले से नहीं होगा। आप जब कहते हैं कि नहीं मैं तो मेरे इलेक्शन को भी टच नहीं करना, ट्रिब्यूनल जो है ना जिस चीज़ के लिए बने ही नहीं है उसको उस चीज़ को भी वहाँ पे साबित करना है। ट्रिब्यूनल क्या इन चीज़ों के लिए बने थे कि सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनल धांधलियाँ अगर हो तो वो उसको जाके जो है ना वो ट्रिब्यूनल में प्रूव होंगी, और ट्रिब्यूनल में भी वो जज आपने लाने हैं जो आपकी मर्ज़ी के हैं, ले आओ जी रिटायर्ड जजों को ले आओ, इधर डाक जजों को ले आओ। तो इस तरह की जो कंडक्ट है, जो आपका तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है। जो दूसरों के लिए सोचते हैं अपने लिए भी सोचें, मुल्क के लिए भी वही सोचें। अच्छा कामरान साहब को ठीक करें, ना आपके लिए ख़राबी होगी ना आपके अपोनेंट्स के लिए। कामरान साहब, क्या तरीका हो सकता है कि जिस तरह से शक जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जाके सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के ऑडिट का कोई हुक्म दे सकता है या इलेक्शन के ऑडिट की तरफ आ सकता है, फिर खैर ख्वाजा आसिफ साहब ये भी शक करते हैं कि वो ऑडिट हमारे ख़िलाफ़ भी जा सकता है, या हमें उस ऑडिट के अंदर जो है वो फंसाने की कोशिश की जा सकती है। तो सर कानूनी तौर पर क्या रास्ता निकलता है किसी इलेक्शन के ऑडिट का, क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, पहली तो बदकिस्मती ये है जो उन्होंने बिटवीन दी लाइन बात की है, कानूनी तौर पे तो ये है कि एक जज जो है ना वो एक चीफ जज रिटायर हो जाएंगे और दूसरे चीफ जज आ जाएंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मुमकिन है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, ठीक है जी। तो कहने का उनको जो बिटवीन दी लाइन बात कर रहे हैं कि जब ये चीफ चले जाएंगे तो बल्कि जो ये चीफ़ हैं उनको भी खामखा रुसवा कर रहे हैं कि यानी इन चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में हम महफूज हैं और उसके बाद अगले चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में हम गैर महफूज हो जाएंगे। बिटवीन दी लाइन उन्होंने यही कहा है ना, या जो हम जैसा नाकस अकल का आदमी है वो यही समझ पाया है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि उसके बाद या अभी या कल कोई वही उसी तरह की पिटीशन ले आता है जैसे नासरुल मुल्क साहब के दौर में जो है पीटीआई ने इतराज़ात किए थे और पीटीआई की वो पिटीशन फ़ेल हो गई थी। उसमें मुख्तलिफ़ हल्कों के जो है ना हम सब ने जो है वो उस पर एतराज़ात जमा करवाए थे, सुना गया था, बड़ा बेंच बैठा था और उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट आई नासरुल मुल्क साहब वालों की, जो उस वक्त का बेंच था। उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रूव नहीं कर सके, भले उस वक्त भी धांधली हुई होगी मगर हम प्रूव नहीं कर पाए, या लोग जो भी इल्ज़ाम लगा रहे थे वो प्रूव नहीं कर पाए, तो बात ख़त्म हो गई। उस हवाले से तो अब कोई नहीं कहता कि धांधली हुई थी क्योंकि जुडिशल वर्डिक्ट आ गई, दुनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब 18 के हवाले से कोई इस पर तैयार नहीं था, 24 के हवाले से कोई इस पर तैयार नहीं है। तो जब जिन मामलों पर आप तैयार नहीं हैं, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 18 में भी झूठा इल्ज़ाम लग रहा था, 24 में भी झूठा इल्ज़ाम लग रहा है, मगर आप कहिए कि
आ जाए, एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है ना नासिरुल मुल्क वाला, हमने दिया था, आप उसी तरह से फिर करवा लें या उसको मजीद बेहतर बना लेते हैं, बताओ, ताकि निज़ाम की जो है ना इस खराबी को दूर किया जा सके। और जब खराबी दूर होगी तो वो आपके लिए भी दूर होगी, हमारे लिए भी। एक का बेनिफिशरी एक था, दूसरे का बेनिफिशरी दूसरा था। तो ये जो बेनिफिशरी जो बेनिफिट्स के लिए इलेक्शन होता है ना, ये ख़त्म होना चाहिए कि तीसरी कुव्वत आके आपको बेनिफिट देती है। ठीक हो गया कामरान साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ बिल्कुल मुख्तसर सा, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हाफिज़ साहब को भी फिर हमने जो है कुछ मामला के ऊपर लेना है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाफिज़ एहसान साहब मेरे साथ मौजूद, साथ साथ कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे थे कि जब फैसले आपके खिलाफ आ जाएं तो आप नाराज़ हो जाएं, अपनी दफ़ा जब धांधली का शोर उठे तो आप जो उसके ऊपर तहकीकात ना करवाएं, किसी और के हवाले से कोई और ग्राउंड बने। कामरान साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा। हाफिज़ एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडॉक जजेस की कर रही है और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी उसके ऊपर तबसरा फरमाया। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को मुखालफत के लिए कोई आइनी और कानूनी ग्राउंड मौजूद है, या सिर्फ सियासी तौर पर वो ये सोच करके सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की मैनेजमेंट का फैसला जो है वो उनके खिलाफ जा सकता है, लिहाजा वो इसकी मुखालफत कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जो 10-12 साल से चल रहा है उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इनका एक नैरेटिव डेफिनेटली है जो पाकिस्तान की जुडिशरी के मुतालिक है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मुतालिक है। और कभी ये उनकी सपोर्ट में आ जाते हैं, कभी उनके खिलाफ जो है वो एक पूरी कैंपेन चलती है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल के अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड पीपल्स पार्टी का है, उसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि जब भी वो बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मीडिया के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके ओपोनेंट हैं, उसके अंदर उनके अंदर एक ज़र्फ का मुजाहरा है कि वो एक बिलो द बेल्ट चीजें जो है उनकी तरफ से कम है। हालांकि और मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने काफी जो 2004 के अंदर मिसाक जमहूरियत हुआ है उसके बाद उन्होंने सीखा है। और मेरा ख्याल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी उस प्रोसेस के अंदर जब आई हुई हैं, तो ठीक है, कभी आप हुकूमत में आते हैं, कभी नहीं आते, कभी आप शोल्डर ले लेते हैं, कभी आप शोल्डर नहीं ले लेते, किसी और को मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा नैरेटिव जो है जिसकी बुनियाद ही सिर्फ ये हो कि एक कैंपेन वो मुनासिब नहीं है। अब जो हमारे एडहॉक जज की बात की है, अब उस एडहॉक जज के अंदर है जो मामला चीफ जस्टिस को टारगेट किया हुआ है। अगर चीफ जस्टिस जो था, अगर 18वीं तरमीम से पहले किया जाता, जो एक चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन थी विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो बात मुनासिब थी। लेकिन जब आपका एक जुडिशल फोरम है और उसके अंदर वो सारे जजेस शामिल हैं जिनकी पीटीआई जो है वो एप्रिसिएशन करती है, वो जस्टिस मंसूर की भी करती हैं, वो जस्टिस मुनीब की भी करती हैं, वो और भी दूसरे जजेस हैं जो उनकी करती है, तो फिर क्या ऐसी चीज थी कि क्या एडहॉक जजेस जो आर्टिकल 182 के नीचे लगने थे वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लगाने थे? अगर तो उन्होंने लगाने थे तो ये सारी चीजें ठीक है जी, टाइमिंग ठीक नहीं है जी, और उसके अंदर ये कंसिडरेशन चाहिए थी, ये चाहिए थी। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर आपके 9 जजेस हैं, 4 उनमें सीनियर मोस्ट हैं जिसमें याया अफरीदी साहब भी शामिल हैं, अब उसके अंदर आपके जस्टिस मंजूर भी रिटायर्ड एक जज शामिल हैं, और उसके अंदर सिर्फ 3 वोट ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल या आपका लॉ मिनिस्टर है, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल है जिसको आप किसी न किसी कॉन्टेक्ट के अंदर आप एफिलिएट कर सकते हैं। बाकी तो सारे वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है। और उसके अंदर जो बात की जा रही थी कि जी आने वाला चीफ जस्टिस देखे, तो आने वाला चीफ जस्टिस तो मौजूद है उस चीज के अंदर, और उसने मुखालफत भी नहीं की, उसने सरदार तारिक मसूद की मुखालफत भी नहीं की। मैं एक मिनट इंडोर्स की है ना उस चीज को, फवाद उसको इंडोर्स की है। अब आप 3-4 दिन का आप नैरेटिव देख लें कि जो एक फ्लड गेट खुला हुआ था पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मुतालिक, तो आज फिजल आउट हो गया ना कि वो सारी की सारी चीजें जो आपकी एप्रीहेंशन थी कि जी 3 साल के लिए लगाए जा रहे हैं, वो आपके सामने नहीं आया। 2 के मुतालिक आपने आया है, और जस्टिस मंसूर ने मियां खेल साहब की मुखालफत सिर्फ इस वजह से की है कि जी उन्होंने शायद अपनी कॉन्सेंट जो है वो वापस ले ली है, और वो मामला दोबारा उनकी कॉन्फ्रेंस पे चला गया। 1-8-1 से आया है जिसके अंदर सिर्फ जस्टिस मुनीब ने अपोज किया है, और दूसरा रिपोर्टेडली 6-3 से आया है कि जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ इस बात पे कहा है, और जस्टिस मुनीब ने और याया अफरीदी साहब ने, कि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस को विड्रॉ कर लिया है। अब मामला दोबारा उनकी तरफ है, अगर उस पर कॉन्फ्रेंस दे देते कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमने पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम रख के जो है उसके ऊपर एक कैंपेन और SJC के अंदर जी डाले उस चीज को, भी SJC
SJC का, कामरान मुर्तजा साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उनसे पूछें कि SJC का जुडिशल कमीशन से क्या ताल्लुक है, या पाकिस्तान के हिस्ट्री के अंदर आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जुडिशल कमीशन को इस तरह के लेटर्स लिखे हैं? अगर ये बात इस तरह की वन मैन है, तो जो अभी 13 मेंबर्स का फैसला आया उसके अंदर अगर चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में गया है कि नहीं गया है, उसका भी एक वोट है, बाकियों का भी एक वोट है। तो हमें खुदारा पाकिस्तान की इन पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्पेस देनी चाहिए। एक तरह का फ्लड गेट नहीं खोल देना चाहिए कि जिसकी बुनियाद ही सिर्फ एंटी हो और उसके कॉन्सिक्वेंस का किसी को ना पता हो। अब ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि जी शायद जो है वो दूसरे बेंचेस में बैठेंगे, भाई कामरान साहब से पूछें कि रिव्यू के अंदर सिर्फ वही जज बैठ सकता है जो उस ओरिजिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा हो, और वो आपकी रिजर्व सीट्स हैं। दूसरा हाफिज साहब मेरे पास एक मिनट रह गया, क्विकली कामरान साहब इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो मैं चाह रहा था कि उनको भी थोड़ा सा मौका दे दूं। कामरान साहब कोई रिस्पॉन्ड आप करना चाहेंगे हाफिज साहब की बात पे? मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं सर प्रोग्राम। उनको PTI को शायद कहीं और पे भी डर है, उनको सिर्फ रिव्यू का डर नहीं है, दूसरे मामलात का भी डर है। तो मेरा जो उसमें नुक्ता नज़र है कि ये काम जो है ना, फ़र्ज़ करें कि अगर करना ही है, आप 4 नहीं 10 लोग और जो ना एडहॉक जजेस ले लीजिएगा अगर दस्तूर परमिट करता है, मगर उसको जो है वो आप तो 10-12 सितंबर तक छुट्टियों पे हैं। तो फिर ये छुट्टियों में जो है ना वो जज मेहरबानी करें, वो आके बैठ जाएं तो सारे के सारे बैठ जाएं और केसेस चलाना शुरू कर दें, तो भी कुछ पेंडेंसी कम हो सकती है। वरना फिर अक्टूबर के बाद ले लीजिएगा, कुछ नहीं होता। मामलात को जो है वो चलने दीजिए दुरुस्त तरीके से। लोगों के जहाँ पे शक है, इस वक्त PTI के पास एक बड़ा वोट बैंक तो है ना। आप भले कह दें कि वो सारे बेअक्ल हैं, मगर भले वो बेअक्ल अगर सारे मिल के सब कुछ कह रहे हैं, तो आपने मेजॉरिटी तो इस वक्त उसके पास है। आपने मान लिया इस वक्त इस जजमेंट के नतीजे में कि मेजॉरिटी पार्टी वही है। तो जब मेजॉरिटी पार्टी वही है तो एक बात कह रही है, तो फिर वो दुरुस्त हैं वो। सर थैंक यू कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू हाफिज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।